हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त हम लोग प्रतिदिन क्विज करते हैं और एक क्वेश्चन पूछते हैं। कल का मेरा क्वेश्चन क्या था बाबू? कल का क्वेश्चन क्या था? कल क्विज नहीं हो, उससे अगला दिन का क्वेश्चन नहीं याद है। चलिए दोस्त, मैं आगे के लिए क्वेश्चन पूछता हूँ। तो बताइए, भारत में रेडियो सेवा का प्रसारण कब हुआ था? यानी भारत में पहली बार रेडियो सेवा का प्रसारण यानी रेडियो द्वारा प्रसारण कब हुआ था? ठीक, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। अगर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा, अगर आपको नहीं याद है तो नेक्स्ट डे क्विज में जरूर हम बताएंगे। ठीक है दोस्त, आइए हम लोग क्विज का आगाज करते हैं। केंद्र सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्राप्त होता है किससे? तो निगम कर ड्यूटी से। किससे? निगम कर ड्यूटी से। निगम कर को इंग्लिश में कारपोरेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कारपोरेट कहते हैं। जैसे कंपनी वगैरह है ना, जितना ये सब कारपोरेट टैक्स पे करती है। कौन टैक्स? कारपोरेट टैक्स, यानी निगम कर पे करती है। भारत का वित्तीय वर्ष किस माह में प्रारंभ होता है? तो 1 अप्रैल से। भारत का वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? 1 अप्रैल से। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च को क्या कहते हैं? वित्तीय वर्ष कहा जाता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष से ही व्यय के प्रत्येक मद का नया मूल्यांकन करके बजट बनाना कहलाता है। तो जीरो बेस्ड बजट, यानी प्रत्येक वित्तीय वर्ष से ही व्यय के प्रत्येक मद का नया मूल्यांकन करके बजट बनाना क्या कहलाता है? जीरो बेस्ड बजट। क्या कहलाता है? जीरो बेस्ड बजट कहलाता है। हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना शून्य आधारित बजट कहलाता है। यानी हर साल नए सिरे से बजट तैयार करना क्या कहलाता है बाबू? शून्य आधारित बजट कहलाता है। भारत में शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश की देन मानी जाती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के। किसके? संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट किस देश में पेश किया गया था, प्रस्तुत किया गया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। अब सर, संयुक्त राज्य अमेरिका में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम कब अपनाया गया था? तो 1977 ईस्वी में। कब? 1977 ईस्वी में। यानी शून्य आधारित बजट कब अपनाया गया था अमेरिका में? तो 1977 में। भारत में शून्य आधारित बजट कब अपनाया गया था? तो 1987 से 88 में। 1987 से 88 में भारत में शून्य आधारित बजट को अपनाया गया था। बहुत मोस्ट VVI ये सब क्वेश्चन है। ठीक है, अगर बात किया जाए पंचवर्षीय योजना हरित क्रांति के, तो दूसरी हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? 1983 से 84 में। प्रथम हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? 1966 से 67 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया गया था? तो आंध्र प्रदेश में। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट अपनाया गया था सर्वप्रथम? तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के अमरावती। किस पंचवर्षीय योजना में भारत में शून्य आधारित बजट प्रस्तुत किया गया था? बहुत VVI क्वेश्चन। किस पंचवर्षीय योजना में भारत में पहली बार शून्य आधारित बजट अस्तित्व में आया था? 7वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी? 7वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक, किसके द्वारा वार्षिक वित्तीय बजट संसद के दोनों सदनों के समक्ष पहुंचाया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। यानी किसके द्वारा वार्षिक वित्तीय बजट संसद के दोनों सदनों के समक्ष पहुंचाया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है? तो ब्याज भुगतान। अगर पूछा जाए कि केंद्र सरकार सबसे ज्यादा व्यय किस सेक्टर में करता है, यानी किस चीज में करता है, तब व्यय भुगतान में, यानी व्यय को चुकाने में। समझ में आ रहा है ना? भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो राजकोषीय घाटा। किस घाटा का? राजकोषीय घाटा का। यानी भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो राजकोषीय घाटा का। किसका बाबू? राजकोषीय घाटा का। जब कुल राजस्व के समान ही कुल लागत होता है, जब कुल राजस्व के समान ही कुल लागत होता है, तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? संतुलन स्तर बिंदु। संतुलन स्तर बिंदु, यानी इसी को इंग्लिश में ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट। पेपर में हजारों बार क्वेश्चन यह पूछा है कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में था कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या था, क्या है। यानी ध्यान से सुनना, जितना रुपया लगाए और उतना ही में बिक्री किए तो न हुआ लाभ, न हुआ। जैसे 10 रुपए की कलम खरीदे, 10 रुपये में बेच दिए, तो कोई लाभ हुआ? कोई हानि नहीं हुआ। तो इसी को ब्रेक इवन पॉइंट कहेंगे, यानी न तो लाभ न तो हानि, यानी संतुलन स्तर पर बिंदु। संतुलन स्तर पर बिंदु। समझ में आ रहा है ना?
यानी केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन है? यानी केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय बंटवारा जिससे नहीं होता है कि वित्तीय व्यवस्था माने पैसा का लेन देन, पैसा यानी वित्तीय व्यवस्था के विवाद, वित्तीय व्यवस्था या वित्तीय बजट में वित्तीय लेन देन में जो गड़बड़ी होता है उसके सुझाव के लिए, समाधान के लिए कौन आयोग है? तो वित्त आयोग। वित्त आयोग का क्या काम है कि राज्य और केंद्र सरकार के बीच वित्त संबंधी जितना विवाद होता है ना उसका निपटारा करना। स्वतंत्र भारत में 8 बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का श्रेय किससे है? तो मोरारजी देसाई को। मोरारजी देसाई कुल कितने बार? 8 बार बजट प्रस्तुत किए थे। ठीक है। निर्मला सीतारमण 5 बार। करदाता और सरकार के बीच कर के संदर्भ में कोई सीधा संबंध न हो कहलाता है अप्रत्यक्ष कर। यानी करदाता और सरकार के बीच कर के संदर्भ में कोई सीधा संबंध न हो, यानी कोई सीधा संबंध न हो, वह कहलाता है क्या बाबू? अप्रत्यक्ष कर। क्या कहलाता है? अप्रत्यक्ष कर। भारत में मोडभेट योजना कब लागू हुआ था? भारत में मोडभेट योजना MODVAT मोडभेट योजना कब लागू हुआ था? तो 1 मार्च 1986 को। कब? 1 मार्च 1986 से भारत में मोडभेट योजना लागू हुआ था। मोडभेट का संबंध किससे है बाबू? तो बिक्री कर से। मोडभेट का अगर पूछेगा कि संबंध किससे है तो बिक्री कर से। 1 मार्च 1986 से यह भारत में लागू हुआ था। किस कर का आरोपण केंद्र करता है किंतु संग्रह और विनियोजन राज्य करते हैं? स्टाम्प शुल्क। देखिए स्टाम्प शुल्क ऐसा शुल्क है बाबू, ऐसा कर है जिसका आरोपण केंद्र करता है, यानी इसको बताया गया कि इतना आपको टैक्स पे करना है, लेकिन उसका संग्रह और विनियोजन कौन करता है? स्टोर यानी इकट्ठा कौन करता है? तो राज्य सरकार। और उसका विनियोजन भी कौन करता है? राज्य सरकार। भारत सरकार के राजस्व कर में किसका योगदान सबसे अधिक है? तो केंद्रीय आबकारी कर का। यानी भारत सरकार के राजस्व में किसका योगदान सर्वाधिक है? तो केंद्रीय आबकारी कर का। वर्तमान में भारत में सेवा कर की दर कितनी है? 10%। यानी वर्तमान में भारत में सेवा कर की दर कितनी है? 10%। थोड़ा सा पुराना हो गया है, अब नया देखना पड़ेगा। निगम कर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो केंद्र सरकार के द्वारा। निगम कर यानी कारपोरेट टैक्स किसके द्वारा लगाया जाता है बाबू? तो केंद्र सरकार द्वारा। किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा। अच्छा जी, देखिए कृषि आय कर किसके राजस्व का स्रोत है? तो राज्य सरकार का। यानी कृषि पर जो कर लगता है, कृषि आय पर जो कर लगता है वह किसके राजस्व का स्रोत है? तो राज्य सरकार का। कृषि भी राज्य सरकार, राज्य सूची के तहत आता है। निगम कर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो केंद्र सरकार के द्वारा। देश में सभी कर किसके अंतर्गत आते हैं? तो राजस्व प्राप्तियों के। यानी राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत देश के जितने भी कर हैं वो सारा राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत आते हैं। कराधान और सरकारी खर्च नीति को किसके अंतर्गत रखा जाता है? तो राजकोषीय नीति के अंतर्गत। किसके बाबू अंतर्गत? राजकोषीय नीति के अंतर्गत रखा जाता है। सरकार द्वारा सभी व्यक्तियों पर अनिवार्य रूप से भारित व विशेष उद्देश्य से लगाया गया व उगाया गया कर कहलाता है तो उपकर। यानी सरकार द्वारा सभी व्यक्तियों पर अनिवार्य रूप से भारित व विशेष उद्देश्य से लगाया व उगाया गया कर कहलाता है उपकर। क्या कहलाता है बाबू? उपकर कहलाता है। अच्छा, विशेष योजना से लाभान्वित व्यक्तियों पर सरकार द्वारा लगाया गया व उगाया गया कर कहलाता है दर। वह क्या कहलाता है? दर। यानी कोई भी उपहार, कोई भी गिफ्ट, या मान लो कोई करोड़पति में, कौन बनेगा करोड़पति में, कुछ पैसा जीता, तो उस सब उपहार पर जो लाभान्वित व्यक्ति है ना, तो उस पर एक प्रकार का सरकार द्वारा टैक्स लगाया जाएगा जिसे दर कहते हैं। ठीक है, हाँ 30% है। सभी आधार श्रेणियों पर एक ही समय पर लगाया गया कर कहलाता है अनुपाती कर। यानी सभी आधार श्रेणियों पर बाबू, सभी आधार श्रेणियों पर एक ही समय पर लगाया गया कर क्या कहलाता है? अनुपाती कर। क्या कहलाता है? अनुपाती कर। बजट घाटे से क्या तात्पर्य है? बजट घाटे से क्या तात्पर्य है? तो सभी प्राप्तियों व खर्च का अंतर बजट घाटा कहलाता है। यानी सभी प्राप्ति और खर्च का अंतर, यानी जितना प्राप्ति होगा और जितना खर्च हुआ दोनों का अंतर निकालेंगे तो उसी को बजट घाटे कहेंगे। यानी बजट घाटे का तात्पर्य इसी से है, दोनों के अंतर से।
सभी आधार श्रेणियों पर एक ही समय पर लगाया गया कर कहलाता है अनुपाती कर। प्राथमिक घाटे का सही आकलन किस प्रकार से होता है? क्या बोला मैं कि प्राथमिक घाटे का सही आकलन किस प्रकार से होता है? तो राजकोषीय घाटा ब्याज यानी अदायगियों से। देखिए दोस्त, देखिए आइए रेखा समिति गठित की गई थी किस कर के सुधार के लिए? तो अप्रत्यक्ष कर के सुधार के लिए। यानी रेखा समिति गठित की गई थी किस कर के सुधार के लिए? तो अप्रत्यक्ष कर के सुधार के लिए। ध्यान से देखना कि रेखा समिति का अगर पूछ देगा कि गठित किया गया था तो किस सुधार के लिए बाबू? तो अप्रत्यक्ष कर के सुधार के लिए। राज्य के राजकोषीय घाटे की वित्तीय व्यवस्था में सर्वाधिक अंश होता है किसका? तो केंद्रीय सरकार से ऋण का। यानी राज्य के राजकोषीय घाटे की वित्तीय व्यवस्था में सर्वाधिक अंश किसका होता है? तो केंद्रीय सरकार से ऋण का, केंद्रीय सरकार से ऋण का। वांचू समिति का संबंध किससे है? वांचू समिति जो है उसका संबंध किससे है? तो प्रत्यक्ष कर की जांच से। किससे? प्रत्यक्ष कर की जांच से। ठीक है, प्रत्यक्ष कर की जांच से। ठीक है, वांचू समिति का संबंध किससे है बाबू? प्रत्यक्ष कर की जांच। हाँ, और रेखी समिति का संबंध पूछ देगा तो अप्रत्यक्ष कर के सुधार से। अप्रत्यक्ष कर के सुधार से। दोनों में अंतर समझ में आ गया ना? बिक्री कर के स्थान पर मूल्य वर्धित कर यानी VAT कब लागू किया गया था? तो 1 अप्रैल 2005 से। वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। भारत में वैल्यू एडेड टैक्स अपनाने वाला प्रथम राज्य हरियाणा। कौन? प्रथम। अंतिम राज्य उत्तर प्रदेश। अंतिम राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। प्रथम राज्य हरियाणा। यानी वैट को लागू करने वाला प्रथम राज्य हरियाणा, अंतिम राज्य उत्तर प्रदेश। अब वैट का फुल फॉर्म क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स। यह बिक्री कर के स्थान पर वैट कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2005 से। कब से बाबू? 1 अप्रैल 2005 से। भारत में गठित पहली सहकारी समिति थी साख समितियां। भारत में गठित पहली सहकारी समिति कौन थी बाबू? तो साख समितियां। कौन थी? साख समिति। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है? तो हस्तकरघे के विस्तार, हस्तकरघे के विकास से। याद रखना, मीरा सेठ समिति तो हम लोग पढ़े हैं। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है? तो हथकरघे के विकास से। शंकर लाल गुरु समिति का संबंध किससे था? तो कृषि विपणन से। यानी शंकर लाल गुरु समिति का संबंध किससे था? तो कृषि विपणन से। किससे? कृषि विपणन से। जानकी रमन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? किसका? जानकी रमन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो बैंकों की प्रतिभूतियों के सौदे की जांच हेतु। यानी बैंकों की प्रतिभूतियों की सौदे की जांच हेतु जानकी रमन समिति का गठन किया गया था। नायक समिति का संबंध था तो लघु उद्योग से। किस समिति का? नायक समिति का संबंध किससे था? तो लघु उद्योग से। किससे बाबू? लघु उद्योग से। नायक समिति का संबंध लघु उद्योग से था। अब भारत में अगर कुछ, चलिए दोस्तों देखिए, रेखा समिति का संबंध किससे है? अप्रत्यक्ष कर से। रेखा समिति आ गया ना, अप्रत्यक्ष कर से। वो वांचू समिति, वांचू समिति प्रत्यक्ष कर से और रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर से। नायक समिति का संबंध लघु उद्योग से। किससे? लघु उद्योग। तो सिडबी की स्थापना कब हुआ था? 1990 में। हेडक्वार्टर पूछे तो लखनऊ, हेडक्वार्टर लखनऊ। और सिडबी के फुल फॉर्म क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी भारत के लघु उद्योग इसी को कहते हैं। किसको? सिडबी को। और सिडबी क्या करता है कि लघु उद्योगों को ऋण प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? ऋण प्रदान करता है। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे है बाबू? तो चीनी घोटाला से। ध्यान से देखना, ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे है? तो चीनी घोटाला से ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध। और नरसिम्हन समिति का संबंध बैंकिंग संरचना सुधार से। बैंकिंग संरचना सुधार संबंधी से क्या कौन संबंधित है? तो नरसिम्हन समिति। बहुत फेमस क्वेश्चन है। और सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? तो पेट्रोलियम से। किससे? पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम का निष्कासन किससे किया जाता है? कौन विधि से? तो भंजन विधि। भंजन विधि। ठीक है, खुद ही कहता है पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। अब पेट्रोलियम की शुद्धता को किस में मापा जाता है? तो ऑक्टेन से। ऑक्टेन में। ठीक है, पेट्रोलियम की शुद्धता को ऑक्टेन नंबर द्वारा और डीजल की शुद्धता को सीटेन नंबर से मापा जाता है। आइए, सरकारिया समिति का संबंध किससे है? तो केंद्र राज्य संबंध से। सरकारिया समिति का संबंध किससे है? केंद्र राज्य कर बंटवारे से संबंधित है।
भूतलिंगम समिति का संबंध किससे है बाबू? तो वैट से, वैल्यू एडेड टैक्स से भूतलिंगम समिति का संबंध है, भूतलिंगम समिति का संबंध है। एलके झा समिति किस कर के सुधार से दिया गया था? तो मॉडवेट, मॉडवेट जो कर था, यानी मॉडवेट एक प्रकार का बिक्री कर था, बताए ना कि मॉडवेट क्या था? एक प्रकार का बिक्री कर था। अब मॉडवेट कब लागू हुआ था? तो 1 मार्च 1986 को, 1 मार्च 1986 को लागू हुआ था। तो ध्यान से सुनिएगा। तो अभी क्वेश्चन था कि एलके झा समिति किस कर का सुझाव दिया था? तो मॉडवेट का। किसका? मॉडवेट का। चलाया समिति कि किस लिए जांच के लिए गठित की गई थी? तो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर दोनों के लिए। चलाया समिति कर बंटवारे से संबंधित था ना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर की जांच के लिए चलाया समिति का गठन हुआ था। भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो रेलवे क्षेत्रों के पुनर्गठन से। जो रेलवे सेक्टर है यानी रेलवे क्षेत्र के पुनर्गठन से किस समिति का संबंध है बाबू? भंडारी समिति संबंधित है। रंगराजन समिति का संबंध किससे है? तो भुगतान संतुलन घाटा से। रंगराजन समिति का संबंध किससे है बाबू? तो भुगतान संतुलन घाटा से, भुगतान संतुलन घाटा से। आर.एन. मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो बीमा क्षेत्र से। किससे? बीमा क्षेत्र से। आर.एन. मल्होत्रा समिति का अगर पूछ देगा कि किससे संबंधित है तो बीमा क्षेत्र से। अब आइए, अभी यहाँ तक हो गया ना। अब देखिए हम लोग बढ़ेंगे भूगोल की ओर, ठीक है। चलिए अब हम लोग भूगोल की ओर बढ़ते हैं। विश्व में सर्वप्रथम कहाँ के निवासियों ने भूगोल को व्यवस्थित रूप प्रदान किया था? तो यूनान के निवासियों ने। सुनिएगा ध्यान से, विश्व में सर्वप्रथम कहाँ के निवासियों ने भूगोल को व्यवस्थित रूप प्रदान किया था? तो यूनान के निवासियों ने। कहाँ के निवासियों ने? यूनान के निवासियों ने। प्राचीन भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को। प्राचीन भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को। वर्तमान भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को क्या कहा जाता है? तो वर्तमान भूगोल के जनक कहा जाता है। वर्तमान भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को। भौतिक भूगोल के जनक किसे कहा जाता है बाबू? पोलिडोइयस को भौतिक भूगोल के जनक कहा जाता है। भौतिक भूगोल के जनक पोलिडोइयस को। सर्वप्रथम विश्व ग्लोब बनाने का श्रेय किसे जाना जाता है? तो मार्टिन बैहम ने विश्व ग्लोब का निर्माण किए थे। मार्टिन बैहम ने। विश्व में सर्वप्रथम भौगोलिक ज्ञान का विकास कहाँ हुआ था? भारत में। अगर पूछ देगा कि विश्व में सर्वप्रथम भौगोलिक ज्ञान का विकास कहाँ हुआ था? तो भारत में। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द किसने दिया था? तो इरेटोस्थनीज ने ही। जियोग्राफी का शब्द भूगोल के लिए किसने दिया था? इरेटोस्थनीज ने। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान किसने कहा था? तो वारेनियस ने। वारेनियस ने कहा था कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यह किसने कहा था बाबू? वारेनियस ने। किसने कहा था कि भूगोल भूतल का अध्ययन है? कांट ने। किसने? कांट ने कहा था कि भूगोल भूतल का अध्ययन है। देखिएगा, वर्तमान भूत की कुंजी है। भूगोल वर्तमान भूत की कुंजी है। किस विद्वान का मत है? तो जेम्स हटन का। किसका है? जेम्स हटन का। ठीक है। भू आकृति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? जो भू आकृति विज्ञान का जनक बाबू? तो पेशेल को। किसको? पेशेल को भू आकृति विज्ञान का जनक कहा जाता है, माना जाता है। रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? तो ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर। यानी रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? तो ग्रिफिथ टेलर। किसने? ग्रिफिथ टेलर ने। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी होती है? स्पाइरल। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी होती है? स्पाइरल। ठीक है। अब मानव भूगोल का पिता पूछ देगा कि किसे कहा जाता है? तो ब्लॉस को। ब्लॉस को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। ब्लॉस को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? तो स्पाइरल है। पृथ्वी के ऊपर फैले असीम आकाश को क्या कहते हैं? तो ब्रह्मांड। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड, या उसी को अंतरिक्ष कहा जाता है। सर्वप्रथम सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाना जाता है? कोपरनिकस। किसको? कोपरनिकस। कोपरनिकस ने ही बताया था कि पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में कौन? सूर्य है। किसने? सूर्य है। किसने कहा था कि पृथ्वी क्या है? तो गैलीलियो ने। किसने?
गैलीलियो ने। ग्रह की गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने दिया था ग्रहों की गति का नियम। ठीक है, देखिए सर्वप्रथम सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत किया था तो कोपरनिकस ने। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया था। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है? 8 ग्रह है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? 89। कितना है? 89, यानी 89, 90, 89। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? 89, 89। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य का, यानी सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। सौरमंडल की खोज किसने किया था? कोपरनिकस ने। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाती है? अभिनव तारा। यानी ब्रह्मांड में जो विस्फोटी तारा है ना, वह अभिनव तारा कहलाता है। सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है? तो बुध। सौरमंडल का सबसे तेज गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन है? बुध। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कह देगा तो बुध है। और सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कहेगा तो डिमोस। फोबोस और डिमोस है ना, किसका? मंगल का। तो सबसे छोटा ग्रह पूछ देगा ना कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? तो डिमोस। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? शनि। शनि जो है एक ऐसा, मतलब इतना अल्प घनत्व है इसका कि यह जल में भी तैर सकता है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है बाबू? बुध है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल। सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। ठीक। सूर्य के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? वर्णमंडल। सूर्य के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? वर्णमंडल। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी किधर से? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य हमेशा सदैव पूर्व की ओर निकलता है। एक ग्रह अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? यानी एक ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य की अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में, अपसौर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अफेलियन। परहेलियन किसको कहते हैं? उपसौर को। उपसौर की घटना 3 जनवरी को होती है और 4 जुलाई को अपसौर की घटना होती है। 3 जनवरी को उपसौर और 4 जुलाई को अपसौर की घटना होती है। याद आ रहा है ना बात? अधिक दूरी को अपसौर, इसको इंग्लिश में अफेलियन, और नजदीक की दूरी को क्या कहेंगे बाबू? परहेलियन, यानी इसी को उपसौर कहेंगे। एक ग्रह अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? उपसौर। क्या कहते हैं बाबू? उपसौर। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? 6000, यानी सूर्य के सतह या धरातल का तापमान कितना होता है बाबू? 6000 डिग्री सेल्सियस। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है बाबू? तो आर्कटिक क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? आर्कटिक क्षेत्र में। सूर्य में काला धाबा क्या है? सूर्य में काला धाबा क्या है? तो वैसे स्थान जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। कहने का मतलब है कि वैसे स्थान जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है, उसी को क्या कहते हैं? सूर्य में काला धाबा। क्या कहते हैं? काला धाबा। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो वरुण। सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन है बाबू? वरुण है। सूर्य के प्रकाश धरती पर पहुंचने में 8 मिनट 3 सेकंड या 8 मिनट कहीं 16 सेकंड भी देता है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? बुध। बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 88 दिन। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे कम समय लेता है? तो बुध। 81 दिन। कितना दिन? 81 दिन में कंप्लीट कर लेता है। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है? बुध है। किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो बुध का अक्षीय झुकाव क्या है बाबू? सबसे अधिक है, यानी बुध अपने अक्ष पर सबसे अधिक झुका है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुका है? 23.5 डिग्री। देखिए चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन है? तो बुध। बुध जो है चंद्रमा के ही जैसा दिखाई देता है। गौर फरमाइएगा, क्या बोले अभी? चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन है? तो बुध। किस ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है या भगिनी? शुक्र को। किस ग्रह को शाम का तारा या भोर का तारा कहा जाता है? शुक्र को। कौन से ग्रह सबसे अधिक चमकदार है? शुक्र। यूरोपवासियों ने किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? शुक्र ग्रह को। याद रखना, यूरोपवासी जो है ना बाबू, वह शुक्र ग्रह को देवी के रूप में पूजा करते हैं। किस रूप में?
देवी यानी पूजा देवी के रूप में पूजा करते हैं। कौन? तो यूरोपवासी। ठीक है। पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित कौन सा ग्रह है बाबू? तो शुक्र। यानी पृथ्वी के निकटतम ग्रह पूछेगा तो शुक्र, और सूर्य के निकटतम ग्रह कौन हो गया? बुध। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? शुक्र को। किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? शुक्र को। सौंदर्य का देवता भी इसे कहा जाता है, सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है किसको? शुक्र को। पृथ्वी के भ्रमण की गति 28 किलोमीटर प्रति मिनट है। 28 किलोमीटर प्रति मिनट है, यानी पृथ्वी जो है 1 मिनट में 28 किलोमीटर की गति करती है। 1 मिनट में 28 किलोमीटर की गति करती है पृथ्वी। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी पश्चिम से और सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक। अच्छा, कौन सा ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? पृथ्वी को। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई को। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कही आती है? 4 जुलाई को। उसी को अपसौर कहते हैं, उसी को इंग्लिश में अफेलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? अफेलियन। और सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? उपसौर। इसी को परहेलियन कहते हैं। यह 3 जनवरी को होती है। क्या होती है? 3 जनवरी को। अच्छा जी, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग 365 दिन में। कितने दिन में? लगभग 365 दिन में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा करती है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा। पृथ्वी का अगर प्राकृतिक उपग्रह पूछ दे तो कौन है बाबू? चंद्रमा। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो 149 मिलियन किलोमीटर। 149 मिलियन किलोमीटर। आप पृथ्वी 3,84,000 किलोमीटर कितना के ना के सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी। सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। अगर पूछेगा कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है बाबू? तो 22 दिसंबर को। अब पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। कहाँ पर? तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर दिन और रात की अवधि क्या होती है? समान होती है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को। कब बाबू? 21 जून को। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? एक। पृथ्वी का एक ही ना उपग्रह है, कौन है? चंद्रमा। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है? तो सूर्य। अगर पूछेगा कि तारा कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे नजदीक है तो कौन सा? सूर्य। सूर्य एक प्रकार का ग्रह नहीं, तारा है। देखिए, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? आ गया बात ना? तो कोपरनिकस। बात वही था ना, कोपरनिकस वाला। ठीक है। अब देखिए, पृथ्वी को गोलाकार बताने वाला प्रथम विद्वान कौन था? तो पाइथागोरस। यानी पृथ्वी को किसने गोलाकार बताया था कि पृथ्वी क्या करी थी? गोलाकार है, तो पाइथागोरस ने बताया था। किसने बाबू? पाइथागोरस ने बताया था। पृथ्वी की परिधि कितना होता है? यानी पृथ्वी की परिधि कितना है बाबू? 4075 किलोमीटर। 4000 10,000 यानी 40,075 किलोमीटर। 40,075 किलोमीटर पृथ्वी की परिक्रमा है। पृथ्वी की परिक्रमा कितना है? 40,075 किलोमीटर। सर्वप्रथम पृथ्वी के परिधि ये थी, परिधि हो गया। त्रिज्या पूछेगा तो 6300 किलोमीटर। कितना? 6300 किलोमीटर, याद रखना। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान कौन था? इराटोस्थनीज। कौन था? इराटोस्थनीज। इराटोस्थनीज ने ही, इराटोस्थनीज को ही जियोग्राफी का यानी भूगोल का पिता कहा जाता है। जियोग्राफी का शब्द किसने दिया था? इराटोस्थनीज ने ही दिया था। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? घूर्णन। यानी पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं बाबू? घूर्णन। किसने पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है? तो पृथ्वी अरिस्टोटल ने। पृथ्वी को गोलाकार बताने वाला प्रथम विद्वान कौन था? तो पाइथागोरस। और किसने पृथ्वी को पहली बार कहा था कि गोल है? तो अरिस्टोटल। कौन? अरिस्टोटल। बात एक ही ना है, लेकिन ये खेला है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो मंगल पर। किस पर? मंगल पर। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो किस पर? मंगल पर। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन है? तो मंगल। यानी लाल रंग के दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो मंगल। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव की उपस्थिति की संभावना है? मंगल पर ही। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन था? तो पाथफाइंडर। यानी पहली बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला
अंतरिक्ष यान कौन था बाबू? तो पाथ फाइंडर। बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत का सूचक है? अशांत बादल। यानी बृहस्पति जो ग्रह है ना, उस पर लाल धब्बा आ जाएगा ना, तो वह किसका संकेत है बाबू? तो अशांत बादल का। किसका? अशांत बादल का। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो शनि के। शनि के चारों ओर कितने वलय हैं? 7 गो। शनि के चारों ओर कितने वलय है? 7 गो। शनि ग्रह के कितने उपग्रह है? 61। और शनि ग्रह के सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो टाइटन। कौन है बाबू? टाइटन। शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? तो गैलीलियो ने। शनि ग्रह को सर्वप्रथम किसने सर्वप्रथम देखा था? तो गैलीलियो ने। नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह कौन है? तो शनि। यानी नंगी आंख से दिखाई देने वाला सबसे दूर का ग्रह कौन है बाबू? शनि। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो टाइटन। आ गया ना। यूरेनस की खोज किसने किया था? हर्शेल ने। यूरेनस का खोज हर्शेल ने किया था। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा है? तो यूरेनस। यूरेनस जो है ना बाबू, वह सर्वाधिक गैसों से घिरा है। ठीक है दोस्त, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं इतिहास की ओर। आइए चलिए दोस्तों, अब हम लोग इतिहास की ओर बढ़ते हैं। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था बाबू? खेड़ा का युद्ध 1707 ईस्वी में। देखिए, खेड़ा आंदोलन पूछ देगा तो 1918 में हुआ था। कब? 1918 में खेड़ा आंदोलन। कहाँ पर? गुजरात में। कौन? तो महात्मा गांधी उसका मेन मोर्चा लीडर थे। ठीक, लेकिन खेड़ा का युद्ध पूछ देगा ना, तो 1707 ईस्वी में हुआ था ताराबाई और साहू के बीच में। तो इसमें साहू का हुआ था? विजयी हुआ था। ठीक है, ताराबाई इसकी चाची थी साहू के, वो हार गई थी। भोपाल का युद्ध कब हुआ था? 1737 ईस्वी में बाजीराव प्रथम एवं मुगल के बीच, जिसमें बाजीराव प्रथम विजयी हुए थे। बाजीराव प्रथम विजयी हुए थे। करनाल का युद्ध 1739 में। करनाल का युद्ध कब हुआ था? 1739 में। नादिर शाह एवं मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के बीच, जिसमें नादिर शाह विजयी हुआ था। तो ध्यान से देखना, नादिर शाह जब भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय भारत के मुगल शासक कौन था बाबू? तो मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। अब पूछेगा कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह। कोहिनूर हीरा मयूर सिंहासन को ही तख्ते ताउस कहा जाता है। और दोनों को लिया, ईरान लौट गया। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह। नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण सर्वप्रथम कब किया था? 1739 में। 1739 में। वही पूछता है कि नादिर शाह भारत में प्रथम बार आक्रमण कब किया है? तो वही 1739 में। इससे पहले देखिए, करनाल का युद्ध 1739 ईस्वी में ही किया था। मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद शाह हार गया, नादिर शाह जीत गया। और उसके बाद में लिया सब लेके भाग गया। कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन, यानी जिसको तख्ते ताउस कहा जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 में फ्रांसीसी एवं अंग्रेज के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी विजयी हुए थे। यानी प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी विजयी हुए थे। कब हुआ था? तो 1746 से 48 ईस्वी में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध फ्रांसीसी एवं अंग्रेज के बीच 1949 से 54 के बीच, इसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। अंग्रेज विजयी हुए थे। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 ईस्वी में हुआ था। 1758 से 63 ईस्वी में हुआ था। इसमें फ्रांसीसी एवं अंग्रेज का हुए थे। फ्रांसीसी एवं अंग्रेज के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज क्या हुए थे? विजयी हुए थे। अंग्रेज विजयी हुए थे। ठीक है, 1756 से 63 होगा बाबू, यहाँ पर गलती दी है। तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1756 से 63, तब 2 5 7। ठीक है, तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ? 1756 से 1763 ईस्वी के मध्य। अंग्रेज इसमें विजयी हुए थे। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। अंग्रेज एवं सिराजुद्दौला के मध्य, इसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। और सिराजुद्दौला के हार हुई थी, क्योंकि इसका जो सेनापति था मिर्जाफर, इसके धोखाधड़ी के चलते। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। इससे पहले 20 जून 1756 को काल कोठरी की त्रासदी यानी ब्लैक होल ट्रेजेडी हुआ था, की घटना हुई थी। प्लासी जो जगह है बाबू, कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। वेदरा का युद्ध कब हुआ था बाबू? तो 1759 में। 1759 में अंग्रेज एवं डच के मध्य हुआ था। और इसी युद्ध के उपरांत डचों का भारत में विलय हो गया, यानी डच भारत से पूर्णतः समाप्त हो गए थे। वेदरा के युद्ध 1759 ईस्वी में। इसमें अंग्रेज विजित हुए थे। यह किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और डच के बीच।
वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में। इसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य हुआ था। फ्रांसीसी हार गए थे। फ्रांसीसी पूर्णतः यहीं से बाहर हो गए थे 1760 में, यानी वांडीवास के युद्ध के उपरांत ही फ्रांसीसियों का पतन हुआ था। देखिए, पानीपत का तृतीय युद्ध कहेगा तो 1761 ईस्वी में अफगान और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। अफगान मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। अब्दाली, जिसमें मोहम्मद अब्दाली की क्या हुई थी? जीत हुई थी, यानी अहमद शाह अब्दाली क्या हुए थे? जीते थे। इसमें पानीपत के तृतीय युद्ध में खुद ही कहते हैं प्रथम पानीपत के प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। दूसरा 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर विजयी हुआ था नहीं। और तृतीय 1761 ईस्वी में अफगान अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के बीच अफगान अहमद शाह अब्दाली क्या हुआ था? विजयी हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था बाबू? 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेज एवं मीर कासिम के बीच हुआ था। किसके बीच? अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुआ था। इसमें अंग्रेज का हुआ था कि विजयी हुए थे। ठीक है। प्रथम मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 69 ईस्वी में। प्रथम मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में अंग्रेज एवं हैदर अली के बीच में हुआ था। इसमें हैदर अली विजयी हुए थे। याद रखना कि प्रथम मैसूर युद्ध में हैदर अली जीते थे। द्वितीय मैसूर युद्ध कब हुआ था? 80 से 84 में, जिसमें 1780 से 1784 में हुआ था, और जिसमें 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। फिर टीपू सुल्तान कमान संभालता है, जिससे द्वितीय बार भी अंग्रेज जीत जाते हैं, यानी टीपू सुल्तान की हार हो जाती है। तृतीय बात करें कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 92 में। इसमें टीपू सुल्तान पुनः हार जाते हैं। ठीक है। फिर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में, इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। आगे आइए, सिंदरबेड़ा का युद्ध कब हुआ था बाबू? 1775 ईस्वी में। सिंदरबेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1775 ईस्वी में निजाम एवं मराठा के बीच। इसमें मराठा विजयी हुए थे। प्रथम मराठा युद्ध कब हुआ था? 1775 से 82 में। 1775 से 82 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। इसमें अंग्रेज एवं मराठा के बीच हुआ था। यह जो युद्ध था अनिर्णायक था, यानी इसमें किसी की हार न किसी की जीत हुई थी। समझ में आ रहा है ना? यह निर्णायक नहीं रहा, यानी अनिर्णायक युद्ध था। द्वितीय कर्नाटका युद्ध कब हुआ था बाबू? 1803 से 5। सॉरी, द्वितीय कर्नाटका युद्ध कर रहे हैं। द्वितीय इसका आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1803 से 5। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19। 1817 से 19। प्रथम ये तो हो गया। द्वितीय मराठा युद्ध कब हुआ था? 1803 से 5 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली और मराठा के बीच। इसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। अंग्रेज विजयी हुए थे। नेपाल का युद्ध कब हुआ था? तो 1814 से 16 में। 1814 से 16 में नेपाल का युद्ध हुआ था। इसमें लॉर्ड हेस्टिंग्स एवं गोरखे के बीच हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स एवं गोरखे के बीच हुआ था। इसमें अंग्रेज क्या हुए थे बाबू? जीते थे नेपाल युद्ध में 1814 से 16 में। तृतीय मराठा युद्ध कब हुआ था? 1817 से 19 बताइए दिए हैं। इसमें अंग्रेज विजित हुए थे। पिंडारी का युद्ध कब हुआ था? तो 1817 से 18 ईस्वी में। 1817 से 18 में क्या हुआ था? पिंडारी का युद्ध हुआ था। इसमें अंग्रेज विजित हुए थे। बर्मा प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कहेगा था 1824 से 26 में। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1824 से 26 में अंग्रेज एवं बर्मा के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजित हुए थे। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1852 में। 1852 में अंग्रेज एवं बर्मी सेना के मध्य हुआ था। इसमें पुनः अंग्रेज जीते थे। पुनः अंग्रेज जीते थे। प्रथम अफगान युद्ध कब हुआ था बाबू? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? 1839 से 42 में। 1839 से 42 में। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? 1878 से 80 में। 1878 से 80 में। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कहेगा तो 1839 से 42 में। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध कहेगा तो 1878 से 80 में। और तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध कहेगा तो 1919 ईस्वी में। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध कहेगा तो 1919 में। तीनों में अंग्रेज जीते थे। तीनों में अंग्रेज जीते थे। अंग्रेज एवं अफगान के बीच होता था अफगान युद्ध। और तृतीय में तीनों में प्रथम और द्वितीय तृतीय। प्रथम 1839 से 42 में। और द्वितीय 1878 से 80। 1878 से 80 और तृतीय 1919 ईस्वी में। तीनों में कौन विजित हुए थे? अंग्रेज। अच्छा जी,
प्रथम सिख युद्ध कहेगा था 1845 से 46 में। प्रथम सिख युद्ध कब हुआ था? 1845 से 46 में। अंग्रेज एवं सिख के मध्य हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। 1845 से 46 में प्रथम सिख युद्ध। द्वितीय सिख युद्ध कहेगा कि कब हुआ था? तो 1848 से 49 में। 1848 से 49 में अंग्रेज इसमें भी जीते थे। तृतीय बर्मा युद्ध कहेगा तो 1885 में। देखिए, प्रथम बर्मा युद्ध कहेगा तो 1824 से 26 में, और द्वितीय बर्मा युद्ध 1852 में, तृतीय बर्मा युद्ध 1885 में। तीनों में क्या हुए थे? अंग्रेज जीते थे। इतना ही पर दोस्त क्विज को समाप्त करते हैं। अगर आपको यह क्विज अच्छा लगे तो कृपया करके दोस्तों के पास शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ठीक है दोस्त, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके जरूर लाइक बटन दबाएं। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।